हेलो फ्रेंड, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जुलाई में जो आपका सीटेट होगा ये आपके लिए लास्ट मौका है। बहुत मेहनत कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जुलाई के बाद जो जनवरी में सीटेट होगा वहाँ पैटर्न चेंज हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए जितनी ज़्यादा जम करके प्रैक्टिस हो और मेहनत हो कर लीजिए। मैं भी आपके लिए बस एक बार सिलेबस ख़त्म करने के बाद जम करके प्रैक्टिस सीट ले आऊँगा और धुआंधार प्रैक्टिस करवाऊँगा सीटेट की। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने साथ एक पेन और पेपर ले करके बैठिएगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उनकी शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और मैं आपको जो भी चीज़ें अंडरलाइन करूँ बताता चलूँ, उनको नोट करते चलिएगा। क्योंकि आपके सब्जेक्ट से ही आपको 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर आप 50 प्लस करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चांस रहेगा कि 120 125 प्लस मार्क्स लाने के। चलिए चलते हैं चैप्टर 6 पर और देखते हैं चैप्टर 6 क्या है। हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में है। बहुत बढ़िया से बहुत ही आराम से हम लोग ये जो है आगे चलेंगे। चलिए, ये कुछ चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। हमारा टॉपिक शुरू होता है अमेजन बेसिन के जीवन से। अमेजन बेसिन के जीवन में चलते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र को देखें। ध्यान दें, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा। पूछता है उष्ण कटिबंध प्रदेश किस रेखा के बीच में? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। कितना डिग्री? तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व के अंध महासागर में पहुंचती कैसे है, इसके बारे में आपको जानना है। चलिए, जब स्पेन ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच हेड गियर, सुरक्षा कवच को क्या कहते हैं? हेड गियर, घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह को याद दिला दिया था। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। कैसे पड़ा था ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे ये नदी है, अब यहाँ आकर के वो समुद्र में मिल गई तो इसी स्थान को क्या कहा जाता है? इसे ही मुहाना कहा जाता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिल करके अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू को कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों में अपवहित होती है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है किन किन भागों में? तो ब्राज़ील में है और कहाँ है? पेरू में है, बोलिविया में है, इक्वाडोर में है, कोलंबिया में, वेनेजुएला में है। ठीक है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन प्रदेशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? चलिए, आपका ये मैप आपको दिखाया गया है, ठीक है। और ये है आपका अमेजन बेसिन, ठीक है। और इसका ये जो ब्लू कलर से है ये आपको पूरा इसका बेसिन दिखाया गया है। सहायक नदियाँ क्या हैं? यह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी से मिलती है। जैसे ये मुख्य नदी है, छोटी नदी आई यहाँ मिल गई, ये छोटी नदी आई यहाँ मिल गई, छोटी नदी आई यहाँ मिल गई। तो ये छोटी नदियाँ जो हैं वो मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं और अपनी सहायक नदियों के साथ जिन क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। चाहे बेसिन कहिए चाहे जल संग्रहण क्षेत्र कहिए। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? अमेजन बेसिन है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए, जलवायु की बात करते हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। सब इम्पॉर्टेंट है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है।
रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। सघन मतलब घने। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियां पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलॉयड पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए। वर्षा वन में प्राणी जगत की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर होते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ की कुछ प्रजातियां भी यहाँ मिलती हैं। ब्रोमीलाइड के बारे में जानिए। एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्हा, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बात कहते हैं वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे छोटे क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि आगे कह रहा है महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। पूछा जाता है महिलाएं क्या करती है। ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कौन से? कर्तन एवं दहन बारे में दिया गया है। इस पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे मिट्टी पोषक तत्व उसको मिल जाए और भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल को अन्य जगह उगाने के लिए जगह को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग पुनः उस भूमि के टुकड़े पर खेती जोतते हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि आगे बात कर रहा है कि इनका मुख्य आहार मिनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। तो नगदी फसलों में क्या क्या है? कॉफ़ी, मक्का और कोको है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत है तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग में ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते थे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख रहे हैं वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती एवं सघन बंजर भूमि के रूप में बदल जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम आपको ढूंढना है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदर वन डेल्टा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का सीन आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि इस बेसिन की मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चापर झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है, आपको बताना है। चलिए जनसंख्या घनत्व के बारे में जानते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, या उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में आपको मिलेगा गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरे हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। पूरा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं और कौन कौन से पेड़ नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां पाई जाती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर, ये देख रहे हैं, ऐसे खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो सके बल्कि आसानी से हो। चलिए आगे आप जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचरित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, अंधी डॉल्फिन या सूसू। चलिए, ये है झील के बारे में एक चीज़ है जिसको आप लोग जान लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने वालों के प्रयासों में, चलिए बात करते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज पर ध्यान जो है केंद्रित करने और उसके प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे बात कर रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरी तथा स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। क्या है? पत्तन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों। इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी अगर चाहिए, कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और जो है हम उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देते हैं। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।